चलिए बच्चे, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के थ्योरी पार्ट में। और थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। सबसे पहले है बच्चे अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी थ्योरी का। इसमें ज्यादातर आजकल एमसीक्यू आ रहा है, तो जो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा 1 से लेके 20 तक, उसमें ज्यादातर क्या होगा, थ्योरी का पार्ट होगा। तो ये ध्यान रखना कि थ्योरी के पार्ट के से आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होगी, तभी जाकर आप उसको कर पाओगे। पहले क्या आता था कि वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते थे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, जिसमें आप पैसेज में या पैराग्राफ में लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं आ रहा है। अब क्या आ रहा है बच्चे, एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चीज है क्या, है ना। टेक्निकली अगर आप वर्ड को जानते हो, टेक्निकली वर्ड की मीनिंग को जानते हो, तो आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप दे नहीं पाओगे आंसर। तो सबसे पहली बात है कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जैसे आईएनजी लगा है तो इट्स अ वर्ब। तो ये क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब इसमें कई स्टेप्स हैं, अकाउंटिंग करने में कई सारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है बच्चे आइडेंटिफाई। किस चीज को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, रिलेटेड टू मनी है, उसी की अकाउंटिंग होती है। जो रिलेटेड टू मनी नहीं है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजरिंग, उसको मेजर करना। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन है की हुई है लेकिन उसकी मनी वैल्यू पता नहीं है, तो उसको पहले क्या करो, कन्वर्ट करो मनी वैल्यू में, रिकॉर्ड करो, है ना। उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का मतलब जनरल एंट्री करो उसकी। उसके बाद उसको क्या करो, क्लासिफाई करो। क्या करो, क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब होता है लेजर बनाना। लेजर का मतलब हुआ कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड करना। क्लासिफाइंग के बाद आप आता है एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। समराइजिंग मतलब उसकी समरी बनाओ, और फिर एनालाइजिंग। एनालाइजिंग वाले पार्ट में क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कई बार पेपर में आया हुआ है कि कौन से अकाउंटिंग की डेफिनेशन के किस पार्ट के द्वारा एनालाइजिंग सिग्निफाई करता है। तो एनालाइजिंग किस पार्ट क्या शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। तो अकाउंटिंग का जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 3-4 चीजों को एक साथ ही बोला जाता है। पहला क्या है, एनालाइजिंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड बैलेंस शीट। उसके बाद दूसरा क्या आएगा बच्चे, इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है कि उसके बेसिस पे, बैलेंस शीट के बेसिस पे डिसीजन लेना। एंड उसके बाद लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है लोगों को बताना। किनको बताना, जो इसके यूजर्स हैं। अब यूजर्स कितने तरीके के हैं हम आगे बात करेंगे, क्लियर। तो डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग इज गिवन बाय द डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। पहला है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, हमको ये सब नहीं पढ़ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ एआईसीपीए, जिससे हम सीपीए कोर्स करते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है सीपीए, है ना वो। उसके बाद बच्चे इसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिया में कौन सा है, इंडिया में आपको मिलेगा बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पहला है बच्चे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिकॉर्ड करता है, आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है बच्चे, फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। फिर उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। मेजर मतलब कन्वर्ट इन द मनी वैल्यू। फिर रिकॉर्ड करता है, फिर क्लासिफाई करता है, फिर समरी बनाता है, और फिर एनालाइज करता है। दैट्स ऑल आर द स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग। ये क्या बच्चे, स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। क्वालिटेटिव मतलब कि किसी भी अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, जिस बेसिस पे हम कहेंगे कि अकाउंटिंग बहुत ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर का मतलब कि जो अकाउंटिंग पे आप विश्वास कर सकते हो। तो एक अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर किन किन बातों का होना जरूरी है। तो पहला होना चाहिए रिलायबिलिटी। आप अकाउंटिंग जब करते हो तो ऐसी अकाउंटिंग करो जिस पे रिलायबल करना मतलब विश्वास करना पॉसिबल हो। हवा की बातें ना लिखें, या ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ना करें जो कि है ही नहीं। तो आपकी जो अकाउंट्स होनी चाहिए, जो आपका अकाउंटिंग करने का जो तरीका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रिलायबल। रिलायबल विश्वास करने के योग्य ऐसा अकाउंटिंग, जिसमें अगर आप, कई चीजें ऐसी होती है जो हम लिख तो देते हैं बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो हमें पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो कहता है रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। मतलब
करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो उस पर डिपेंड होगा और उसके बेसिस पे वो फिर क्या लेंगे, डिसीजंस। अगर मान लो इन्वेस्टर्स को तुम अकाउंट्स देते हो और अगर वो आपके अकाउंट्स पे विश्वास करते हैं तो उससे होगा क्या, वो उसी बेसिस पे आपकी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं ना। अगर मान लो आप इंफॉर्मेशन ही गलत दोगे तो इन्वेस्टर्स डिसीजंस गलत ले लेगा, बैंक डिसीजंस गलत ले लेगा। मान लो मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज वेंज करके बैंक को रिप्रेजेंट ये कर दिया कि मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है बट इंटरनली मेरा लॉस चल रहा है, तो बैंक तो आपको लोन दे देगा, बाद में आप पे फ्रॉड का केस कर देगा कि आपने अकाउंटिंग में क्या किया है, छेड़खानी की है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड डिग्री ऑफ द कोरस्पोंडेंस बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट हैव अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्ले। क्या हुआ और क्या लिखा गया है उसके बीच में रिलेशन है बच्चे रिलायबिलिटी। जैसा ट्रांजेक्शन हुआ अगर आप वैसा ही लिखोगे तो आपका अकाउंटिंग के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और अकाउंटिंग अगर सही होगी तो करप्शन होने के चांसेस कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा, और ट्रांसपेरेंसी होगा इंटरनेशनली फंड रेज कर पाओगे, इंटरनेशनल बैंक्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में विश्वास करेंगे और आपको फंड देंगे, तो आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी, गुडविल भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपकी अकाउंटिंग में हेर फेर है तो सब खत्म। रेलिवेंस, काम की चीजें लिखें, फालतू की चीजें और ऐसी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग में लिख के उसको बड़ा मत बनाओ, शॉर्ट बनाओ और काम की चीज लिखो। तो रेलिवेंस का मतलब रेलिवेंट चीजें। टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट बी हेल्प इन प्रिडिक्शन फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। क्या होना चाहिए बच्चे, ये एक ऐसा होना चाहिए, अगर आप काम की चीज लिखोगे तो इससे प्रिडिक्शन करना आसान होगा। प्रिडिक्शन का मतलब फ्यूचर में एस्टिमेट करना कि कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, सेल्स बढ़ेगा कि घटेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रिडिक्शंस जो है वो कौन करता है, जो भी आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई इंडिविजुअल है। तो वो किसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है, वो करता है अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो अकाउंटिंग के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो उस इन्वेस्टर को जरूरी है प्रिडिक्शन करने के लिए। अगर उसको वो चीज मिलेगी ही नहीं तो वो कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएगा, और कर ही नहीं वो प्रिडिक्शन कभी सही नहीं कर पाएगा। तो प्रिडिक्शन सही तब होगा जो भी चीजें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हो। जैसे आप कोई खाना बनाने जाते हो, कोई चीज बना रहे हो, तो उसके अंदर जितना अच्छा इंग्रेडिएंट होगा वो चीज उतनी अच्छी बनेगी। तो टेस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंग्रेडिएंट पे। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग जितनी अच्छी आपको और क्लियर इंफॉर्मेशन देगी आपका प्रिडिक्शन उतना अच्छा होगा। अकाउंटिंग जितनी चीजों को छिपाएगी या कम बताएगी प्रिडिक्शन उतना गलत होगा। वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आसान भाषा में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करो जिससे एक लेमैन, एक आम आदमी उसको समझ ही ना पाए। तो एक सिंपल सोबर आपको अकाउंटिंग करनी है, ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में और टेक्निकल वर्ड में आपने अकाउंटिंग कर दी जिसकी वजह से एक आम व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कई बार आया हुआ है। क्या क्या बोला मैंने आपको, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस एंड अंडरस्टैंडिबिलिटी, राइट, एंड कंपैरेबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे को आप कंपेयर कर सको, खुद की परफॉर्मेंस को खुद से कंपेयर कर सको और खुद की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनियों से परफॉर्म कर सको। जैसे कि सॉफ्टवेयर की कंपनी अपनी, मान लो एक विप्रो है, तो विप्रो की जो अकाउंटिंग है वो इन्फोसिस, दोनों आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, दोनों सॉफ्टवेयर बनाती है, तो कंपेयर कर सके कि उनमें और हमें क्या फर्क है, उनकी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, हमारी कॉस्ट कितनी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो कंपैरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपैरेबिलिटी से ही पता चलता है कि फ्यूचर क्या होगा, उससे फ्यूचर डिसाइड किया जाता है।
क्लियर। तो अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये दुनिया को पता है कि भैया अकाउंटिंग क्यों की जाती है, रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक मैनर्स में मेंटेन करने के लिए। अकाउंटिंग हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, ये वर्ड याद रखना। क्या? क्रोनोलॉजिकल, टाइम और डेट के अकॉर्डिंग। जो ट्रांजेक्शन पहले होगी उसकी रिकॉर्डिंग पहले होगी। जैसे 4 तारीख की ट्रांजेक्शन है, 5 तारीख की ट्रांजेक्शन है, तो 4 को पहले रिकॉर्ड करेंगे, 5 को बाद में करेंगे। 4 तारीख को भी सुबह की ट्रांजेक्शन अलग है, शाम की ट्रांजेक्शन, तो शाम वाली पहले नहीं होगी, पहले सुबह वाली ट्रांजेक्शन होगी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, तो ये रिकॉर्ड करता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या है, तो आप याद रखना कि अकाउंटिंग में हमेशा ट्रांजेक्शन किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये याद रखने की बात है। And that why all the financial transactions are first recorded in journal and then posted into the ledger। तो पहले जर्नल में लिखते हैं, देन हम उसे लेजर में। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। कोई भी एरर और फ्रॉड है ना, तो उसको पता लगाने में अकाउंटिंग आपकी क्या कर देगा, मदद। आपको बहुत सारा नहीं लिखना, मैंने आपको पहले बताया कि आपको नहीं आता बहुत सारा लिखने का कंटेंट। अब आता है कि टेक्निकली आपको पता है कि नहीं पता, तो फ्रॉड और एरर पता लगाने में आपकी मदद करता है। सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस सी बात, अकाउंटिंग कोई करता क्यों है? हर एक व्यक्ति अकाउंटिंग करने का उसका मेन ही एंड ऑफ द पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अगला बच्चे, डिप्लिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो डिप्लिक्शन को कह सकते हैं, या आप टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन भी लिख सकते हो। अगर वर्ड में कोई दिक्कत है तो क्या लिख सकते हो, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। हमेशा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बैलेंस शीट। कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। एक याद रखना कि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इसीलिए बैलेंस शीट में दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, एसेट्स एंड लाइबिलिटी लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है, क्या है, स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट ऑलवेज मेड ऑन अ डेट, लिखना देखना एज पर। और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पीरियड ऑफ टाइम पे। पूरे साल के दौरान जितना तुमने प्रॉफिट सेल्स किया, जितना आपने एक्सपेंस किया, वो सब क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या लिखा जाता है, पूरे साल के दौरान जितने भी खर्चे हुए हैं और जितनी भी इनकम आई है वो। और एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का एंड है, उस डेट पे क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनता है एज ऑन, और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द पीरियड, ये याद रखना। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। तो ये एमसीक्यूज में आपको मदद करेगा, याद रखना। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो अकाउंटिंग और क्या करता है बच्चे, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देता है। तो एक बार क्विक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। दूसरा क्या करता है बच्चे, डिटेक्टिंग टू एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड को क्या करता है, पता लगाता है। तीसरा कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा फाइनेंशियल पोजीशन। और पांचवा to give the accounting information to the users, right? And there are two types of the users, one of the internal and one another is external, right? ये सब नहीं पढ़ना आपको। ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग, द ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग में 3 तरह की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो इसमें भी एमसीक्यू कैसे पूछेगा। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है, इसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो एक मार्कर है, एक मार्कर को बनाने की कितनी कॉस्ट आई है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा इसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, वो भी किसमें सीखा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कितने का बन रहा है ये, इस पे कितने का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, कितने का सेल्स का एक्सपेंस है, कितने का रॉ मटेरियल लगा, ये सब इस पे वो कैलकुलेट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। और दूसरा कि इसकी कॉस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी हमेशा इनोवेशन करती रहती है कि चीजों की कॉस्ट को
कम किया जा सके। जितना ज्यादा कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। वो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो लिख देगा एक कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, टू फाइंड आउट द कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, कॉस्ट भी फाइंड आउट करता है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करता है, कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है। ये तीनों काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों। और तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटी। तो तीन चीजें फाइंड आउट कौन करने में आपकी मदद करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, वो अकाउंटिंग नहीं है, ये एक तरीके की इसमें मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है इन दोनों अकाउंटिंग की मदद से, मतलब बिना कॉस्ट और बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है। मतलब टोटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो किस पे निर्भर करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ये दोनों खत्म, ये तीसरा अपने आप खत्म। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जैसे बैंक पे जाते हो, तो बैंक पे जाते हो लोन मांगते हो, तो बैंक ऐसे लोन तो देता नहीं है, वो आपकी पूरी कैलकुलेशंस करता है, बोलता है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, पिछले 3 साल का, 4 साल का। फिर वो पूरे उसके एनालिसिस करता है, उसके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उन्होंने कोई आपकी अकाउंटिंग की नहीं है, वो कॉस्ट अकाउंट आपने लाके दे दिया, आपने अपना फाइनेंशियल अकाउंट लाके उसे दे दिया, उसके बेसिस पे अब वो डिसीजन लेंगे कि आपको लोन देना है तो कितना देना है, नहीं देना है तो रीजन देना है क्यों नहीं देना। वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपको बताएगा कि आपका एक्सेप्ट होगा लोन या रिजेक्ट होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ नॉट अकाउंटिंग, इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये याद रखना। तो इंडिया में ये जो तीनों अकाउंटिंग है ना, दो अकाउंटिंग का तो प्रोफेशन है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, इंडिया में सीएमए कहते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले को क्या कहते हैं, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। और बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना नहीं होता, चार्टेड अकाउंटेंट मेन काम होता है ऑडिटिंग करना। हमें लगता है कि चार्टेड अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग ही कर रहा होगा, नाम जैसा है, बट मेन पावर जो एक सीए के पास होता है वो क्या करना, फाइनेंशियल ऑडिट। कौन सा ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, नॉट कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑडिट का काम होता है कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो गलतियां हैं उसको पकड़ना और सरकार और इन्वेस्टर्स को बताना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो गलतियां, एरर, करप्शन है उसको पकड़ना और बताना किसका काम होता है, एक सीए का होता है। तो दो तीन तरह का वैसे ऑडिट होता है इंडिया में, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, और तीसरा होता है सेक्टेरियल ऑडिट। ये तुमने नहीं सुना होगा, सेक्टेरियल ऑडिट होता है, ये सीएस करता है, वो अलग फील्ड है, एकदम बिल्कुल अलग है। वो लिस्टेड कंपनियां या शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड कंपनियां उनका होता है। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दो तरह के यूजर्स है, इंटरनल, नाम पढ़ लो बस। ऑनर, ऑब्वियसली बात है, कंपनी से रिलेटेड है ना ऑनर। शेयर होल्डर भी किससे रिलेटेड है, कंपनी से। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर सेम रख दिया। इम्प्लॉइज, अच्छा इम्प्लॉइज को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, इम्प्लॉइज को इसलिए चाहिए क्योंकि उसे बोनस चाहिए, और बोनस मिलता है प्रॉफिट के हिसाब से। बोनस किसके हिसाब से मिलता है, प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस, तो इंप्लॉइज को भी चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजर्स को चाहिए क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना है, कंपनियां चलानी है। एक्सटर्नल यूजर्स में रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड अदर्स। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या करता है, बताता है कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ये कौन बता रहा है, अकाउंटिंग। प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मदद कर रहा है, किस चीज में मदद कर रहा है भाई, कंपनी को मैनेज करने में, डिसीजन लेने में कौन मदद कर रहा है, अकाउंटिंग। अगर ये होगा ही नहीं तो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में या कंपनी को चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो इन दिक्कत परेशानी से बचने के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट किसका सहारा लेता है,
अकाउंटिंग का। बिना अकाउंटिंग के वो कैसे डिसीजन लेगा, ले ही नहीं पाएगा। तीसरा बच्चे फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज, अपनी कंपनी को लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना या अपनी कंपनी को दूसरी किसी कंपनी से कंपेयर करना, इसमें भी मदद कौन करता है, कौन करेगा, अकाउंट्स। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सरकार को कितना टैक्स देना है ये कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट से। भाई प्रॉफिट भी तो टैक्स लगता है, प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग आपकी मदद कर रहा है कि सरकार को कितना टैक्स देना है। अगला, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, लोन लेने में आपकी मदद करता है। भाई जब भी बैंक पे जाओगे तो बैंक सीधा ही कहेगा जाओ अपनी स्टेटमेंट लेकर आ जाओ, और वो भी स्टेटमेंट जो ऑडिटेड हो। ऑडिटेड मतलब जो सीए के द्वारा सर्टिफाइड हो। जो सर्टिफाइड नहीं होगा उस स्टेटमेंट को बैंक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको उस पर लोन ही नहीं मिलेगा। तो सर्टिफाइड कॉपी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जमा होनी जरूरी है, तो उसके बिना आपको लोन नहीं मिलने वाला है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा ये। और रिप्लेस मेमोरी, अकाउंटिंग मतलब आपको याद रखने की कोई चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग आपको सब चीजों से छुटकारा दे देता है, लिख देते हो खत्म कहानी। अगला बच्चे, एविडेंस इन कोर्ट, कोई आपको फैसले के भाग गया तो आप जब अकाउंटिंग में एंट्री करते हो तो उसको एज अ कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर सकते हो कि भैया मैंने दिया था इसको सामान, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। हेल्प इन द सेल ऑफ द बिजनेस, जब अपने बिजनेस को बेचने जाते हो, तो जब बेचने जाते हो तो क्या होगा, आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है मार्केट में, ये किसके द्वारा पता चलेगा, अकाउंट्स की मदद से पता चलेगा। तो ये याद रखना। लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज 100% एक्यूरेट नहीं होता, इट्स अ सेमी साइंस। ये 100% नहीं सही होता है, क्योंकि ये क्या है, आधा साइंस है, पूरा साइंस नहीं है। अगला, अकाउंटिंग इज डन ऑन द हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, हमेशा जो अकाउंटिंग होती है ना वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उस पर कभी अकाउंटिंग नहीं होती। मान लो कोई चीज मैंने 10,000 की खरीदी, बट उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए ही है, लेकिन मैंने खरीदा 10,000 रुपए में, तो 10,000 लिखेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया ना यहाँ पे करप्शन, 100 की चीज मैंने कितने की लिख दी, 10,000 की। तो हम जितने में खरीदते हैं उतना ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, और कई कंपनियां इसका फायदा उठाती है कि जानबूझ के सस्ती चीजों को वो महंगा रेट देखती है, लिखती है। महंगा लिखने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम देना पड़ता है। तो जानबूझ के कंपनियां सस्ती चीजों को अपने अकाउंट्स में महंगा दिखाती हैं ताकि उनको टैक्स की बचत हो सके। विंडो ड्रेस, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज, अगर किसी चीज की कीमत में कोई बढ़ता है, कोई चीज या कोई वैल्यू उसकी घटती है, तो उसको अकाउंटिंग कभी शो नहीं करता। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई ट्रांजेक्शन किस क्वालिटी की है या कोई जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी क्या क्वालिटी है उसको इग्नोर करता है। अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना। आप अकाउंटिंग में मैनिपुलेट करके बहुत सारा फ्रॉड आसानी से कर सकते हैं, तो मैनिपुलेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है अकाउंटिंग का। अब आता है बच्चे बेसिक टर्म्स यूज्ड, ये छोड़ो, एंटिटी एसेट्स, आपको पता है एसेट्स क्या होता है, और एसेट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, दो कैटेगरी में। नॉन करेंट एसेट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, यहाँ पे एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, नॉन करंट और करंट। आपको एग्जाम्पल पूछेगा वो आपसे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे थ्योरी पूछेगा। नॉन करंट को दो कैटेगरी में, एक पूछे क्या, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो टेंजिबल वो जो दिखाई दे, बिल्डिंग, और नॉन करंट वो होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा हो, फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी एसेट्स अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदते हो, दैट एसेट्स इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट्स फॉर लेस देन, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फॉर लेस देन 1
ईयर। तो कोई भी करंट एसेट्स जो होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है और नॉन करंट एसेट्स फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। टेंजिबल जो दिखाई दे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। ये प्लांट वो पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मशीन्स। जब बहुत सारी मशीन्स को एक जगह लगाते हो तो उसे क्या कहते हो, प्लांट। और इनटेंजिबल जो दिखाई ना दे, इनविजिबल। तो इनविजिबल को क्या कहते हैं आप, इंटेंजिबल। पहला है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है किसी कंपनी का नाम। तो बच्चे गुडविल दो तरीके का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। ध्यान से सुनना, परचेज गुडविल होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। आपने जब उस कंपनी को खरीदा तो उसके नाम के सहित खरीद लिया, है ना। जैसे टाटा ने जैगवार खरीदा, तो टाटा ने जब जैगवार खरीदा तो जैगवार का नाम भी तो खरीदा कंपनी के साथ। तो जैगवार क्या था, एक ब्रांड था, उसकी गुडविल थी। तो गुडविल का मतलब होता है दो तरीके का, एक तो कंपनी खुद जनरेट करती है, सालों साल मेहनत करती है, कस्टमर्स के साथ डील करती है, उनको सेटिस्फाई करती है और रिलायबल बनती है, तो धीरे धीरे उसकी गुडविल जनरेट होती है। शॉर्टकट तरीका है कि आपकी कोई एक बड़ी कंपनी है, दूसरी फील्ड में आपको एंटर करना है, उस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी को तुमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो आपने कंपनी में मशीन मशीन तो खरीदा ही, बट उसके साथ साथ आपने उस कंपनी का नाम भी खरीद लिया, तो उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल, परचेज गुडविल। वो इतना नहीं पढ़ना आपको। पेटेंट, पेटेंट होता है जब आप कोई साइंटिफिक चीज इन्वेंट करते हो तो उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेते हो। साइंटिफिक एक शब्द याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पेटेंट किस तरह के काम पे मिलता है, तो याद रखना हमेशा साइंटिफिक। आइदर बी ए टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, किसी भी तरीके की साइंटिफिक रिसर्च तुम करते हो, कोई फॉर्मूला ढूंढते हो, कोई मशीन बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसको अपने नाम पे कॉपी करने का राइट रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो उसे हम कहते हैं पेटेंट। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट्स होता है, खास करके दवाइयों की कंपनियों के लिए, क्योंकि दवाई की कंपनियां जब रिसर्च करती है तो करोड़ों अरबों डॉलर लगा देती है। फिर जब वो दवाई इन्वेंट हो जाता है तो वही उनकी एसेट्स होती है, क्योंकि फिर उसी को कॉपी कर करके कस्टमर्स को बेचती है। पेटेंट के बाद आता है बच्चे कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है जब आप कोई आर्टिस्टिक रिटर्न वर्क करते हो, कोरियोग्राफर, कोई गाना, कोई मूवी, कोई बुक्स, लिटरेचर, तो उसका क्या होता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट साइंटिफिक में नहीं होता, ये याद रखने का मतलब है। और अगला बच्चे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है जब आप किसी कंपनी के साइन, सिंबल या नाम को रजिस्टर्ड करा लेते हो। इसको साइन, सिंबल और नाम, तीन चीजों में से किसी को भी रजिस्टर्ड करा लेते हो तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपने देखा होगा हर सिंबल है, सैमसंग का देखा होगा अपने ब्लू कलर से लिखा होता है सैमसंग, एमआई में एम बना होता है ना, एलजी में एल और जी बना होता है, तो इस तरह से क्या है उसका, वो ट्रेडमार्क है। तो एसेट्स क्लियर हो गया। अब आता है बच्चे करंट। करंट होता है जो 1 साल से कम में यूज होता है। करंट में आता है कैश। क्या आता है, कैश। देखो लिखा है कैश। दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल। कईयों को ये समझ में नहीं आता, अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते सालों साल बीत जाता है, रिसीवेबल नहीं आता। ये दो चीजें होती हैं इसमें बच्चे, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब देखो बिल रिसीवेबल क्या होता है। बिल रिसीवेबल होता है कि जब हम कोई चीज गारंटी सॉरी क्रेडिट में सामने वाले डेटर को बेचते हैं तो वो हमें एक पेपर लिख के देता है, दैट्स कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, कि भाई इतने इतने समय बाद हम आपको लौटा देंगे। तो अभी रिसीव नहीं हुआ है, 2 महीने बाद हमें रिसीवेबल है, मतलब मिलने वाला है, तो वो हमारा क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर ही होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए आप टाइम नहीं दे सकते हो। तो बिल रिसीवेबल और डेटर को जब हम मिला देते हैं क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इन्वेंट्री स्टॉक होता है, जो भी आपके पास सामान रखा हुआ है वो क्या है आपका, एसेट्स। 3 तरीके का होता है बच्चे, एक रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो आधा बना हुआ सामान है, सेमी फिनिश गुड्स, पूरी तरीके से रॉ भी नहीं है, पूरी तरीके से फिनिश भी नहीं है। जैसे कि मान लो कोई मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आधे बने हुए फ्लैट्स, ना तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है ना ही
फिनिश गुड्स की फॉर्म में, तो वो भी आपका एक तरीके का क्या है, स्टॉक है। और तीसरा है फिनिश, जो बन के तैयार हो गए हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मार्केट में बेची जा सकती है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड। कंपनी ने मान लो किसी दूसरी कंपनी का शेयर, डिवेंचर खरीदा है, तो वो उसके लिए क्या है, एसेट्स, क्योंकि भविष्य में क्या ले सकती हैं। अगला बच्चा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एडवांस में किया गया खर्चा। पूरे साल का रेंट आपने एक साथ दे दिया, पूरे साल का इंश्योरेंस का पैसा एक साथ दे दिया, तो वो क्या आपके लिए एसेट्स, क्या है, एसेट्स, राइट। तो ये सब करंट क्यों है, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर यूज किया जाता है। जो चीज एक साल के अंदर अंदर यूज किया जाता है उसे है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने आपको। लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, नॉन करंट, नॉन करंट जो एक साल से ज्यादा समय के लिए आपको पे, और एक साल से अंदर अंदर पे करना है तो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपके बच्चे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सारे खर्चे जो उधार के हैं वो सब क्या है, करंट लाइबिलिटी। सेल्स पता है आपको, सेल्स बताने की जरूरत नहीं है। रिवेन्यू, इनकम। बच्चे रिवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है। जब आप मान लो कि एग्जाम्पल सुनना बच्चे, रिवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप मान लो कोई चीज 8 रुपए में खरीदते हो, कोई चीज कॉस्ट कितनी है उसकी, 8 रुपीज, राइट, और आप उसको सेल करते हो 10 रुपए में। 10 रुपए में आपने मान लो 1000 यूनिट बेचा, तो आप पे टोटल कितने आए, 10,000 रुपए। तो 10,000 रिवेन्यू है। रिवेन्यू का मतलब पैसा जितना आपके पास आया, बट प्रॉफिट कितना है, 8 इंटू 1,000। 8,000 की कॉस्ट, 8,000 में आपने खरीदा और 10,000 में आपने बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000। तो 10,000 प्रॉफिट अलग चीज है, रिवेन्यू अलग चीज है। एक्सपेंडिचर, ये पेपर में पिछले से भी आया हुआ था। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक क्या होता है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना क्या होता है। ये पेपर में क्लासिफाई भी करना आ जाता है, 3-4 ट्रांजेक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इसमें से रिवेन्यू कौन सा और कैपिटल कौन सा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दे। जैसे मान लो मैंने कोई बाइक खरीदी और बाइक खरीदने के बाद उसमें डिस्क ब्रेक लगा दिया, तो डिस्क ब्रेक ने उसकी कार के उस बाइक की वैल्यू को क्या कर दिया, इनहांस कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने घर खरीदा, उसमें टाइल्स लगवा दी, मार्बल्स लगवा दिए, तो वो क्या बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बार बार होता है, मेंटेनेंस का खर्चा। जैसे मान लो घर में आप हर साल व्हाइट वॉश करवाते हो, तो व्हाइट वॉश तो आप हर साल करवाओगे, इससे कोई बहुत बड़ा चेंज तो आपने बिल्डिंग में अपने किया नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक की सर्विसिंग करवा रहे हो, तो ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी मेंटेनेंस का खर्चा वो क्या कहलाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, एसेट्स की वैल्यू को इनहांस करता है, बढ़ा देता है। बट जो चीज एसेट्स की वैल्यू को में कोई चेंज नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग, सॉरी, मशीन की इंस्टॉलेशन का खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन के लिए आप चबूतरा बनवाओगे, वायरिंग वायरिंग करवाओगे, उस मशीन को काम करने के लायक बनाओगे, इसी को हम कहते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। विदाउट यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे प्रॉफिट बता दिया, गेन। ये कईयों को नहीं समझ में आता कि गेन क्या होता है। गेन होता है बच्चे जब आप अपनी एसेट्स को, ऐसी चीज को जो आपका एसेट्स है और आपकी अकाउंट्स में उसकी वैल्यू कम हो गई है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते लगाते मान लो कोई मशीन 10,000 का बचा और उसको आपने 20,000 में बेच दिया, किसी को बेवकूफ बनाया और 10,000 की चीज को किस में बेच दिया, 20,000 में बेच दिया, तो उसको हम कहते हैं गेन। देखो गेन हमेशा अनयूजुअल है, कभी कभी होता है। प्रॉफिट आपका रेगुलर होता है। तो प्रॉफिट जिस चीज को आप बना रहे हो ना उसको बेचकर होता है, और गेन उसको छोड़कर बाकी अगर किसी और चीज को बेचकर हो रहा है प्रॉफिट, तो उसको हम प्रॉफिट ना कह के क्या कहेंगे, गेन।
मैंने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरा मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, मार्कर को बेच के जितना प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट। बट मार्कर बनाने वाली मशीन को बेच दिया मैंने, और उसको खरीदा था 10,000 रुपए में, बेच दिया 12,000 में। मुझे लगा कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मैंने बेच दिया। तो उस 10,000 की मशीन को मैंने जब 12,000 में बेचा तो वो मेरा क्या, 2,000 गेन। ये मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, मशीन बेचने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम था मार्कर को बेचने का। तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो गेन में डिफरेंट है प्रॉफिट से। लॉस आपको पता ही है, जब रिवेन्यू कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो तो, जब रिवेन्यू कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो तो लॉस। डिस्काउंट क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति को उसकी कीमत से कम में सामान बेचने के लिए एग्री करते हो या देते हो, बेचते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। उसके प्राइस से कम में जब आप किसी चीज को सोल्ड करते हो, सेल करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ये दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है कि कोई कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो यूजली सबको मिलता है, जो सबको दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट उनको दिया जाता है जो पेमेंट हमें कैश में करते हैं, मतलब उसी वक्त कर देता है जब वो सामान खरीद रहा है। कई लोग उधार में खरीदते हैं, तो उधार में खरीदने वाले लोगों को सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर कोई कैश में खरीद रहा है तो उसको दो डिस्काउंट मिलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। वाउचर क्या है बच्चे, एक एविडेंस है, किसी भी ट्रांजेक्शन के एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वाउचर। अभी हम पढ़ेंगे, या तो हम पैसा किसी को देते हैं या तो पैसा हमें किसी से मिल रहा है, तो इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में हम क्या लिख सकते हैं, वाउचर। राइट। कैश मेमो बच्चे बिल का नाम है, जब हम कोई चीज कैश में खरीदते हैं तो इसको जो बिल मिलता है उसे क्या कहते हैं, कैश मेमो। गुड्स आपको पता है, ड्राइंग आपको पता है, जब पर्सनल यूज के लिए कोई व्यक्ति पैसा या सामान निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। परचेज पता है आपको, स्टॉक पता है, डेटर्स पता है, जिसको भी आप उधार में सामान बेच रहे हो वो क्या है आपका, डेटर। अगर किसी व्यक्ति को तुम क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, डेटर। राइट। और अगर आप किसी से उधार में सामान खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब हुआ जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, जिससे वो व्यक्ति मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और डेटर, जिसको मैं क्रेडिट में सामान बेचूंगा तो वो क्या कहलाएगा, डेटर। तो दोनों में फर्क है, डेटर और क्रेडिटर में। इसमें एमसीक्यूज हैं, ये आप डाउनलोड कर लेना और वहां से कर लेना इसके क्वेश्चंस और भी। अब आते हैं थ्योरी बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। तो कुछ बच्चे प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के और कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स को, जो इसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, जिस चीज को मान कर अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। तो फंडामेंटल आइडिया और बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस का मतलब हुआ वो अजम्पशंस, वो चीजें जिनको हम मानते हैं कि ये ऐसा होगा और फिर अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग करने से पहले हम कुछ चीज एज्यूम करते हैं और उसी एज्यूम को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट। तो पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये माना जाता है कि बच्चे बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम देयर ऑनर। तो बिजनेस की अकाउंटिंग अलग होगी और ऑनर की अकाउंटिंग, तो बिजनेस के अंदर ऑनर अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिजनेस सिर्फ अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेगा, ना कि उसके मालिक के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। अगला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जिन चीजों को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उन ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग में, या नहीं करना चाहिए, वैसे तो होता ही नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन या कंसेप्ट। The concept of the going concern assumed that a business firm would continue to carry out its operation. माना जाता है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। भाई कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस तो ये मान के तो करता नहीं है कि भाई अगले साल बंद कर दूंगा, वो तो यही मान के चलता है कि मैं करूंगा, फिर मेरे बच्चे करेंगे, फिर उसके बच्चे करेंगे, करते रहेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी तो मान के चलिए की जाती है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कभी बंद नहीं होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद नहीं होने वाला है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब होता है
एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसको क्लोज करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस पे एमसीक्यू क्या आएगा कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे तब आप फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी फिक्स पीरियड कंसेप्ट से ही निकल के क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लो कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं और मैं कहता हूं नहीं अकाउंटिंग क्लोज ही नहीं करेंगे, चलने दो, सालों साल तक के एक्सपेंस लिख दो, सालों साल के सेल्स लिख दो, तो हमें कभी एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है सालों साल से कि लॉस हो रहा है। तो एक फिक्स टाइम के बाद आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में। आजकल तो कंपनियां 3-3 महीने पे अपना अकाउंट क्लोज कर देती है, जिसको हम क्वार्टरली स्टेटमेंट कहते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए 3 महीने में ही कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर मान लो कि उनके टारगेट से कम हो रहा है सेल्स या प्रॉफिट, तो फिर अगले क्वार्टर में वो उसको इंप्रूव करने में पूरी ताकत लगा सके। पता चला साल के एंड में पता लगा, पहले ऐसा होता था एक एक साल में अकाउंटिंग क्लोज कर रही है कंपनियां, तो कई बार एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और अगर बाद में पता चला लॉस हो गया तो उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर आप अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंपनियां आजकल क्या करती हैं, 3-3 महीने पे अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत भी आ रही है अभी तो उसको ठीक किया जा सके। अगला बच्चे कॉस्ट कंसेप्ट, जो भी चीज जितने की आपने खरीदी है उतने की रिकॉर्ड करो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो अगर 10,000 की चीज तुमने 1,000 में खरीदी, तो एंट्री 1,000 की करो, और 1,000 की चीज आपने 10,000 की में खरीदी, तो एंट्री 10,000 की करो। छिपाओ मत, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपने एक्चुअल जितनी पेमेंट की है उसको रिकॉर्ड करो, इसको कहते हैं कॉस्ट अजम्पशंस। ड्यूअल एक्सपेक्ट कंजम्पशन का मतलब होता है बच्चे एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट, एक ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट, मतलब एक कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसको दो अकाउंट इफेक्ट होगा। उसका क्या इफेक्ट होगा, दो अकाउंट, और इसी से बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, बच्चे इसमें ये आपको पता लगाना है कि जो पैसा आ रहा है आपके पास वो कैपिटल रिसिप्ट है कि रिवेन्यू रिसिप्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे दो तरह से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना खर्च भी दो तरह का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे इनकम भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो डेली आपको इनकम मिल रही है, डेली जो पैसा आ रहा है सेल करने से, उसे क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। कोई कंपनी अपनी किसी बिल्डिंग या एसेट्स को बेच देती है और उससे जो पैसा आता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी एसेट्स को बेचता है और एसेट्स को बेचने के बाद उस पर जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। वो इनकम नहीं है, उसका कमाया हुआ पैसा नहीं है। रिवेन्यू रिसिप्ट उसका कमाया हुआ पैसा, क्योंकि वो डेली अपना बिजनेस कर रहा है, डेली वो बेच रहा है सामान और डेली पैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे आप हम सब है अपनी पर्सनल लाइफ में, जो हम कमा के डेली ला रहे हैं वो हमारी इनकम, बट मैं अपनी पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी एंस्ट्रल जमीन या बिल्डिंग बेच रहा हूं और उससे जो पैसा है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। वो आपकी इनकम नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी होता है और रिवेन्यू रिसिप्ट पीरियोडिकल होता है, होता रहेगा आपका डेली मंथली बेसिस पे। तो हमेशा जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना तो किसको लिखते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट को लिखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट को अलग बाइफरगेट करके रखते हैं ताकि आगे पता चल सके। मैचिंग कंसेप्ट, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को क्या करना, बराबर करना है, जिसको आप बैलेंसिंग फिगर निकालना कहते हैं, कि भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उस ट्रांजेक्शन को आप पूरी तरीके से लिखोगे, कुछ उसमें का छिपाओगे नहीं, जिसको आप नरेशन कहते हो। क्या कहते हो, नरेशन। एंट्री करने के बाद हम नीचे नरेशन लिखते हैं कि एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, रीजन देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहलाता है बच्चे कि जो भी आप मेथड और रूल्स यूज कर रहे हो उसको आप लगातार इस्तेमाल करो, ऐसा मत करो कि बीच में कभी कोई मेथड फिर अगले साल कोई
और मेथड, जैसे कि एग्जांपल है बच्चे, डेप्रिसिएशन के हमारे पास दो मेथड थे, वैसे तो कई सारे मेथड हैं बट ब्रॉडली दो ही है, एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड। अब मान लो मेरी एक कंपनी है, आज मेरा मन कर रहा है चलो एसएलएम लगा देते हैं, अगले से मन कर रहा है डब्ल्यूडीबी लगा देते हैं, फिर उसके अगले एसएलएम फिर डब्ल्यूडीबी, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है कि मेथड कौन सा है। जब मेथड बदलता है ना तो इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा आपका बदलाव होता है, प्रॉफिट में बदलाव हो जाएगा। मेथड बदलते ही एसएलएम से डब्ल्यूडीबी करना, डब्ल्यूडीबी में प्रॉफिट कम ज्यादा आएगा और एसएलएम में प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है और डब्ल्यूडीबी में हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो उस मेथड को कॉन्टिन्यूसली कई सालों तक पहले यूज करो, 8-10 साल यूज करो, 5 साल यूज करो, फिर बदलो। अगर तुम्हें लगता है बदलने का है तो उसको बदलो। अब ये नहीं कि फ्रिक्वेंटली बदल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है इसमें, सिस्टम्स ऑफ द अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम आपको पता ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम पता है। उसके बाद आता है बच्चे कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग और अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें डिफरेंस आता है बच्चे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्वेश्चन में आना ही आना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा इसका डिफरेंस, देख के करते हैं उसको। नहीं है। देखिए बच्चे, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन जो होता है वो ट्रांजेक्शन, कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमने कैश में की है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और अक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, जिसके हम अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन वाला जो वो है अकाउंटिंग मेथड, कैश बेसिस अकाउंटिंग मेथड, उसको दुनिया एक्सेप्ट अब नहीं करती, बट अक्यूरल बेसिस को एक्सेप्ट करती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग कभी भी आपको ट्रू एंड फेयर पोजीशंस नहीं दिखाएगी, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट नहीं बताएगी, बट अक्यूरल बेसिस आपको हमेशा क्या करेगी, ट्रू एंड फेयर पोजीशंस एंड वैल्यूज को क्या करेगी, आपको बताएगी। तो कैश बेसिस और अक्यूरल बेसिस में ये डिफरेंस है। क्लियर? कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, इन द अक्यूरल बेसिस कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस अकाउंटिंग हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, बट अक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग का लीगल एग्जिस्टेंस इंडिया में है। कैश बेसिस आपकी ट्रू एंड फेयर पोजीशंस और वैल्यूज को नहीं दिखाता, और क्रेडिट अक्यूरल बेसिस क्या करती है, ट्रू एंड फेयर पोजीशंस और वैल्यूज को दिखाता है। अब आता है बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो बच्चे सबसे कम करके जाते हैं थ्योरी का पार्ट, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और पिछले 2-3 सालों से इसका पैटर्न रहा है कि आ रहा है क्वेश्चन इसमें से। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। पहले क्या होता था बच्चे कि अकाउंटिंग के ना कोई रूल्स नहीं थे इंडिया में, अकाउंटिंग के कोई रूल्स नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी अकाउंटिंग करता था। सबके रूल्स अलग होते थे, मेथड्स अलग होते थे। तो सरकार ने सोचा कि अगर ऐसे अकाउंटिंग होगी तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार के लिए ये दिक्कत है कि सरकार कैसे उसको वेरीफाई करेगी कि इसका अकाउंट सही है और इसका अकाउंट गलत है। तो अकाउंटिंग करने के कुछ सरकार ने रूल्स बनाए, है ना, और वो रूल्स बनाया किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, और फिर सरकार ने उसको क्या किया, अप्रूव किया। और आज के टाइम में जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपके अकाउंट्स को रिजेक्ट सरकार कर देगी, क्योंकि सरकार ने एक बेसिक
रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के आपको दिया है जिसके बेसिस पर क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। और इसका क्या था, सिमिलैरिटी लाना अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर क्या करना, सिमिलैरिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि सबका अकाउंटिंग करने का तरीका एक जैसा हो। तो देखो नीड, सामने एक बार प्लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या लाता है बच्चे, यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसा अकाउंट बनना, प्रेजेंटेशन करने में आपको क्या मदद करता है, दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्या इंश्योर करता है, कंसिस्टेंसी, कि चीजें क्या है, एक जैसा हो, चेंज ना हो, कंपैरेबिलिटी, कंपेयर करना आसान हो, जब सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होगी तभी तो कंपेयर करना आसान होगा। अगला, दिस सिग्निफाई रिड्यूस चांस मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी करता है कि भाई मैनिपुलेशन ना हो अकाउंटिंग के अंदर और फ्रॉड ना हो। तो बेनिफिट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन द अकाउंटिंग। भाई एक ही चीज को एक व्यक्ति कुछ और ट्रीट कर रहा है और दूसरा कंपनी कोई और ट्रीट कर रहा है कुछ और, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के अकाउंट्स में बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इनको खत्म करने के लिए क्या किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट किया गया। कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी तीन तरह का होता है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ ये फाइनेंशियल की बात कर रहा है, कॉस्ट की नहीं बात कर रहा है, और तीसरा होता है सेक्टेरियल स्टैंडर्ड। तो तीन तरह का इंडिया में स्टैंडर्ड है। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका जो बनाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा फाइनेंशियल उसको कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और सेक्टेरियल स्टैंडर्ड को करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तीनों की पावर सरकार ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग दे रखी है, और तीनों के सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई चीज बनाई जाती है, क्योंकि अल्टीमेट ये एक्सपर्ट है अकाउंटिंग का। तो इनसे पहले राय लेगी सरकार, फिर वो अपने उनके ऑफिसर्स होगी, पूरी टीम होगी, एनालाइज करेगी, देन उसको रूल्स में बदल देगी। क्लियर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट रूल नहीं बनाती, वो एडवाइस करती है किसको, गवर्नमेंट को। कई बार आता है कि इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो बेसिकली बनाता तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, बट उसको वेरीफाई करके लागू कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट। भाई उसके बाद रूल बनाने का कोई ताकत थोड़ी ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। इसके बाद आता है बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मैरिट्स, सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन, इंडियन अकाउंटिंग इसके लिए सुटेबल है, इंडिया के लिए, वैसे तो वर्ल्ड का भी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है ना। क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है आप अपने अकाउंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, उसका क्या है, गाइडलाइंस है, एक तरीके का आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप कैसे किस चीज को कहां पर लिखोगे। आगे जाके ना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही अकाउंटिंग सिखाई जाएगी आपको। एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एक एक चैप्टर होगा इन डेप्थ, 50-50, 60-60 पेज का, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उसमें भी मेथड्स के लिए अलग है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। तो बहुत डिटेल आ जाएगा ये आगे जाके। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडिया में हर कंपनी का अकाउंटिंग करने का तरीका एक जैसा हो, ये कौन इंश्योर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड, मतलब फ्रॉड तो हो ही सकता है अकाउंटिंग के अंदर, बट डिफिकल्ट हो जाता है किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए, कि भाई फ्रॉड करे, मैनिपुलेट करे, ये करना मुश्किल हो जाता है। अगला है बच्चे जीएसटी, ठीक है। तो ध्यान रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आप पढ़ लेना, एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपको मिलेगा, तो 3-4 पॉइंट आपको लिखना है इसके बारे में। अगला बच्चे जीएसटी, जीएसटी बच्चे है क्या, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स क्या है, टैक्स वो कैश अमाउंट है जो सरकार अपनी पब्लिक से लेती है। भाई किसी देश को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसके पास क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। बिना रिवेन्यू के वो कैसे कंट्री को चलाएगी, तो उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो सरकार पब्लिक से क्या लेती है, कुछ अमाउंट लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स।
टैक्स कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से, हजारों साल पहले से टैक्स लिया जा रहा है ताकि अपने राज्य को राजा क्या कर सके, मेंटेन कर सके। वहां भाई आर्मी रखनी है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, सड़क बनाने, वो कैसे बनेगा? तो टैक्स सरकार उसी पैसों का यूज करके सरकार क्या करती है, ये चीज सारी सुविधाएं लाती है कंट्री के अंदर। तो दो तरह की टैक्स को कैटेगराइज किया गया पूरी दुनिया में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगता किसी और पे है, देता कोई और है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लगता किसी और पे है और देता कोई और है। सरकार ने कंपनी के ऊपर 20% का जीएसटी लगा दिया, मान लो XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ने 1000 की चीज बेची, सरकार ने कहा भैया 20% टैक्स लगेगा तेरे ऊपर। तो कितना परसेंट? 200 रुपए लगेंगे। कितने रुपए? कंपनी बहुत चालाक है, कंपनी कहती है कि हम क्यों देंगे, कस्टमर से ले लेंगे। तो कस्टमर से वो कैसे ले लेंगे भाई? सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किस पे लगाया? कंपनी के ऊपर। और कंपनी ने इसका जो बर्डन है किस पे ट्रांसफर दिया? कस्टमर के ऊपर। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हम कोई भी सामान, 1 रुपए की सुई से लेके टॉफी से लेके आप करोड़ों के प्लेन्स, फ्लैट, कुछ भी खरीदो, सकते क्या लग रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उस पर सरकार क्या लेती है हमसे? पैसा लेती है। और भारत सरकार की तो इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, जीएसटी कब लागू हुआ था ये याद रखना बच्चे। पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 24 मार्च 2017। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 2017। 2017 में 1 जुलाई को ये इम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर? तो बच्चे, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सों को इंक्लूड कर दिया गया। याद रखना, जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्स को मिला दिया गया। पहले अलग अलग टैक्स था, अब सबको क्या कर दिया गया जीएसटी में। कौन कौन से? जितने भी पहले था वैट, अभी भी कुछ वैट है, कस्टम ड्यूटी, कुछ कुछ एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस को सरकार ने क्या कर दिया? जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। और पहले क्या होता था बच्चे, टैक्स जो था, जीएसटी जो था, मतलब टैक्स था स्टेट टू स्टेट डिफरेंट था। किसी स्टेट पे किसी चीज का टैक्स कम था और किसी स्टेट में उसी चीज पे टैक्स ज्यादा था, तो वहां पे वो महंगा होता था और किसी राज्य में वो सस्ता होता था। लेकिन आज के टाइम में हर जगह क्या है, टैक्स का जो रेट है वो एक जैसा है, जिससे जो प्राइस है वो सेम है। आप कहीं भी चले जाओ, आपकी को कीमत में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी क्या है, आपका सेम है। देखिए, ये आता है एडवांटेज जीएसटी का, कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। तो पहला एडवांटेज, एडवांटेज पढ़ लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी रिजल्ट इन एबॉलिशन ऑफ द मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके, मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। पहले व्यक्ति को जगह जगह पे टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ता था, जब बिजनेसमैन परेशान होता था। और अब क्या है, एक ही जगह उसको सारा टैक्स पे करना है। जीएसटी वाइडन द टैक्स बेस एंड इंक्रीज द रेवेन्यू अप टू द सेंटर ऑफ स्टेट। इसने क्या कर दिया, सरकार इनकम बढ़ा दिया। ऑब्वियसली बात है, सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा बढ़ाने के लिए तो सरकार हमेशा, मतलब पैसा अर्न करने के लिए तो सरकार चांस लेती रहती है। तो इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम है वो किसने इंक्रीज कर दी? जीएसटी ने। लगभग लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू है जीएसटी का हर महीने। मतलब 1,80,000 करोड़ रुपए लगभग लगभग जीएसटी हर महीने से मिलता है। इतना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जीएसटी हैज रिड्यूस्ड कंप्लायंस। बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंटेशन होता था, मतलब हर टैक्स का एक अपना ऑफिस होता था, उसको जाके ये कागज जमा कराओ, वो परेशानी बहुत सारी होती थी। अब उसको खत्म हो गई है, सिर्फ एक जगह जीएसटी वालों को पैसा मिले। जीएसटी हैज अफेक्टेड द रेट्स ऑफ द टैक्स टू द मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट्स। ये छोड़ दो आप। जीएसटी हैज रिमूव ऑल द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग को कहते हैं बच्चे टैक्स के ऊपर टैक्स। पहले क्या लगता था,
टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जिससे डबल टैक्सेशन कहते थे। मतलब एक ही चीज पे हम 2 बार टैक्स दे रहे हैं, उसको सर इसने जीएसटी ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा दिया इसने, कॉम्पिटिशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये कुछ जीएसटी इसके क्या है, एडवांटेज है। जीएसटी कितने तरह का आपके पास, पहला है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी, राइट। तो देखो एसजीएसटी होता है बच्चे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, और आईजीएसटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप एक स्टेट में बना के उसी स्टेट में सामान बेचते हो, दिल्ली में बनाया दिल्ली में बेचा, तो इस पे 2 तरह का टैक्स होगा। टैक्स के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक तो दिल्ली गवर्नमेंट रखेगी जिसको हम कहेंगे एसजीएसटी, और दूसरा रखेगा बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार रखेगी, जिसका नाम रखा जाएगा सीजीएसटी। ये बच्चे क्या होता है, आप जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, इंट्रा स्टेट का मतलब हम बात करेंगे वाउचर की। वाउचर क्या बच्चे, मैंने आपको बताया था, ये ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने का एक एविडेंशियल डॉक्यूमेंट है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, उसमें एरर होने के चांसेस को कम करता है। जब आप प्रैक्टिकली कहीं पे जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और काम करोगे, तो आपको वाउचर का महत्व समझ में आएगा। थियोरेटिकली इतना उतना आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप कभी भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल काम करने जाओगे तो ये आपको वाउचर समझ में वहां पर आएगा। और फिर वहां पर आपको नहीं पता होगा ना, तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी आपकी। तो इसको समझो थोड़ा। 2 तरह का वाउचर है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है बच्चे, देखो लिखा है डेबिट वाउचर्स आर मेड व्हेन पेमेंट इज मेड। मतलब जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो कौन सा वाउचर बना के देते हो, डेबिट वाउचर। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जो एंट्री होगी इसी के बेसिस पे होगी। जब पैसा जा रहा है तो डेबिट वाउचर, और जब आपके पास पैसा कहीं से भी किसी भी रूप में आ रहा है तो वो कौन सा वाउचर, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो जब आप पे पैसा रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर, और जब आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर। कुछ एग्जांपल है, देखो बच्चे, कहता है कि बच्चे पेड वेजेस टू द एम्प्लॉय 8 जनवरी 5 और 5000, हमने 5000 रुपीज की सैलरी और वेजेस पे करी है। तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आएगा, क्या आएगा बच्चे, कंपनी का नाम। ये आपको देगा जो भी कंपनी है, क्वेश्चन के अंदर जस्टिफाई करेगा, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, जो भी है, कंपनी का नाम और नीचे एड्रेस। नीचे क्या आएगा, तो नाम, फिर नीचे एड्रेस, फिर यहाँ डेट आएगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डेट कितनी लिखनी चाहिए, 8 जनवरी। क्लियर। और डेबिट, देखो जब भी हम वेजेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, वेजेस, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 5000, और यहाँ सिग्नेचर होगा जो भी अकाउंटेंट है, और फिर उसको साइन करेगा मैनेजर, चेक करके, क्रॉस चेक करके कि ये जो वाउचर है वो सही है, मतलब हमने सही में 5000 रुपए पे किए हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, एंट्री करके साइन करेगा, और मैनेजर उसको क्या करेगा, वेरीफाई करके साइन करेगा। यहाँ वाउचर का नंबर होता है, क्योंकि जैसे आपका एक बुक होता है ना, बिल बुक, वैसी वाउचर की एक पूरी बुक होती है। तो पेज फाड़ते हैं और फाड़ फाड़ के उस पर नंबर होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके पूरी एंट्री होती है। आप बैंकों में जाओगे तो ये वाउचर बहुत आपको देखने को मिलेगा। अगला बच्चे क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या है, इसमें भी सेम कंपनी का नाम, नीचे एड्रेस, यहाँ डेट, यहाँ अमाउंट, बस यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो पैसा आपके पास आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे सेल्स किया मैंने, है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12000, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा तो डेबिट क्या हो रहा है, पैसा, और क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ डेट आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा मैनेजर और अकाउंटेंट का, और ये टोटल आ जाएगा, नीचे टोटल आएगा बच्चे। ठीक है, तो ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर
दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको, एक दो क्वेश्चंस कर लेना इसके, ताकि आपको ये आ जाए। अब आता है बच्चे अगले चैप्टर की थ्योरी हम पढ़ते हैं। हर चैप्टर की थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ये तो जनरल एंट्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है। सब्सिडरी बुक्स कितनी तरह की होती हैं? सेल्स बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और एक होता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में क्या आता है, किसी को कुछ आइडिया यहाँ पर? अकाउंटिंग इक्वेशन तो सिंपल है, 1 मार्क में ही आएगा क्वेश्चन, थ्योरी नहीं आएगी इसकी, प्रैक्टिकल ही आएगा। बीआरएस में एरर क्यों आता है, ये कभी कभी थ्योरी, हाँ अब आता है बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से थ्योरी और एमसीक्यू आ सकता है, तो ध्यान देना। देखो डेप्रिसिएशन का सबसे पहले बात तो आपको ये पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। कई बच्चे पूरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बट इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ते, तो ध्यान देना फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है बच्चे आपके पास, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में लाइफ, राइट। तो सबसे पहले बात है कि बच्चे डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है बच्चे, नॉन कैश एक्सपेंस है। एक ऐसा खर्चा जो कि किसमें नहीं होता, कैश में नहीं होता। इसमें क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है समय के साथ साथ। इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा, स्टैंडर्ड 6। ये याद रखना है एमसीक्यू में, अगर आप नॉलेज रखनी है इन डेप्थ डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा दी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। तो 6 नंबर स्टैंडर्ड अगर पढ़ोगे तो सिर्फ किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए, कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ लिखते हैं, कब लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, ये सब चीजें वहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए, इट इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स, याद रखना नॉन करेंट एसेट्स, कौन सा एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का पहले नाम होता था लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या नाम हुआ करता था, 2013 से पहले नॉन करेंट एसेट्स को हम किस नाम से जानते थे, लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। अगला बच्चे, इट इंक्लूड द लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू द फ्लिक्शन ऑफ द टाइम। टाइम के साथ जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यूज के साथ उसकी वैल्यू, कोई चीज हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम, ऑब्सोलेसेंस की वजह से। इट इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, आप किसी चीज को यूज करो या ना करो, कई बार डेप्रिसिएशन लगता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रोज समय बीतता जाएगा डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, हेंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट। कहता है बच्चे, ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है। देखो बच्चे, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं उसकी एक लाइफ होती है, 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगी, 15 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो हम उसकी पूरी वैल्यू को 15 साल में बांट देंगे। जैसे मान लो, या 10 साल में बांट देंगे। एक मशीन खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा कितने साल चला सकता हूँ, 10 साल। तो हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10,000।
हर साल कितनी कम हो रही है? 10,000। 10 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख खत्म हो जाएगी। तो 10 साल बाद मुझे फिर से एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो वहां पर जो मुझे फिर से 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो मेरे 10-10 हजार रुपए कम हो रहे हैं, वो एंड में जाके मुझे इकट्ठे ही तो खर्च करना है। तो कंपनी लॉ कहता है कि भैया इसको हर साल अपने अकाउंट्स में से क्या कर दो, इसको एक्सपेंस लिख दो। एक्सपेंस लिखने से क्या होगा? वो पैसा आपका इकट्ठा होता जाएगा और धीरे 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 जब इकट्ठा होकर 1 लाख हो जाएगा, तो फिर आप उससे क्या कर देना? मशीन खरीद लेना, है ना। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, मैंने अभी बताया आपको। और इसमें किसी तरीके का ना तो कैश जाता है और ना ही आता है, आने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, तो जाता नहीं है। डिप्लीशन क्या होता है? ये पिछले साल पेपर में आया था। विच डिप्लीशन हमेशा ना नेचुरल रिसोर्सेस पे लगता है। किस पे लगता है? नेचुरल रिसोर्सेस पे। जब भी आप किसी नेचर से रिलेटेड एसेट्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसको हम कहते हैं क्या? डिप्लीशन। ये लगता है बच्चे माइंस में। किसमें? माइंस में, ऑयल रिग्स में, तेल के कुएं में जहां से तेल निकल रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको तेल यूज करोगे, वहां पर इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है ना। अगला बच्चे एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। किस पे? इनटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को एमोटाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेस के डेप्रिसिएशन को कहते हैं डिप्लीशन, और इनटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन कहते हैं एमोटाइजेशन। ये गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट पे लगता है। अगला बच्चे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। वियर एंड टियर, टूट फूट, एक्सपायरेशन ऑफ द लीगल राइट्स। मान लो कोई चीज है 10 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, जैसे गाड़ी है, कार खरीदते हैं हम, 15 साल बाद गाड़ी क्या हो जाती है? वाली एक्सपायर हो जाती है। तो जैसे उसका टाइम खत्म होगा, अगर गाड़ी अच्छी भी रहेगी तो भी हमें उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो वो जीरो हो गई वैल्यू। तो टाइम के साथ साथ ऑब्सोलेसेंस, टूट फूट, एबनॉर्मल फैक्टर, एक्सीडेंट की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। अब कोई गाड़ी खरीदी आपने, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, हर साल में 2-3 हो रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा। अर्थक्वेक से भी होता है, फ्लड, फायर, इनसे भी डेप्रिसिएशन होता है। नीड फॉर डेप्रिसिएशन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेसिडेंशियल वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। इसको कहते हैं बच्चे स्क्रैप वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। जैसे कि मान लो कोई मशीन मैंने 1 लाख रुपए खरीदी, और इस पे हमने बच्चे एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 20,000, और एंड में इसको बेचा हमने, कबाड़ में जब बेचा तो इसको बेचा 10,000, 30,000 रुपए इस पे खर्च किए मान लो, और इसकी लाइफ है 12 साल। लाइफ कितनी है? 12 ईयर। ये एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो बोलेगा डेप्रिसिएशन निकालो पर ईयर। डेप्रिसिएशन पर ईयर फॉर्मूला होगा बच्चे, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 अपॉन में 12। तो बच्चे कितना आ जाएगा? 1,20,000 और अपॉन में 12, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख आएगा है, 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। तो हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा? पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा? 10,000। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को हम आगे जाके किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं। अगर इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इंटू मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो किस में आ जाएगा? आपका परसेंटेज में। स्ट्रेट लाइन मेथड है, और रिटर्न डाउन वैल्यू, दो मेथड है। देखो दोनों को पढ़ लो, कई बार आपकी किस्मत खराब हो तो ये भी आ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा जितने में आपने एसेट्स खरीदा है उसी पे लगेगा, किसी नई वैल्यू पे। अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा तो हर डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू में हर साल जो बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर मतलब जो वैल्यू कम होके हर साल आता है, उस डेप्रिसिएशन लगता है। एनुअल डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, इसका डिक्लाइन होता है, हर साल कम होता जाता है।
टोटल चार्जेस अगेंस्ट बच्चे ये अनइक्वल ईयर्स आफ्टर द ईयर इट इज इंक्रीज इन द लेटर ईयर। ये बच्चे गलत लिखा है, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा बच्चे, ये इसने लास्ट पॉइंट गलत लिखा हुआ है, तो ये इधर आएगा और ये यहाँ डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है इक्वल, और यहाँ पे हर साल चेंज होता रहता है। लीगली बच्चे डब्ल्यूडीबी एक्सेप्टेबल है। मैं पहले ही बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल मेथड कौन सा कर रखा है, डब्ल्यूडीबी। इनकम टैक्स एक्ट भी इंडिया में उसको किसको करता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। एसएलएम एक्सेप्ट नहीं करती सरकार, और आप एसएलएम लगा भी दोगे ना तो सरकार कहेगी इसको ठीक करो, क्या करके लेकर आओ, डब्ल्यूडीबी बना के लेकर आओ। देखो टैक्स लॉ की सुटेबिलिटी के लिए नॉट रिकॉग्नाइज लिखा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड को नॉट रिकॉग्नाइज्ड और इसको रिकॉग्नाइज्ड करती है। बस इतनी ही थ्योरी है इसमें। अब अगले चैप्टर में देखते हैं क्या थ्योरी है। प्रोविजन एंड रिजर्व, ये देखिए बच्चे इसका डिफरेंस आपको पढ़ना है, प्रोविजन और रिजर्व का एक चैप्टर ही है आपके टीएस ग्रेवाल वाली बुक में। देखिए प्रोविजन क्या है, टू सेटिस्फाई अ नोन लाइबिलिटी इट इज फॉर्म, जान जो लाइबिलिटी आपको पता है उसके लिए जब आप पैसा निकाल के रखते हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रोविजन। इट इज फॉर्म टू सेटिस्फाई ए अननोन लाइबिलिटी, और रिजर्व क्या होता है, अननोन लाइबिलिटी के लिए जो पैसा आप निकाल के रखते हो उसे क्या कहते हैं, रिजर्व। दोनों में ही पैसा आपका निकल के रखता है अलग से, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के जब आप अलग रखते हो, और जब आपको पता है कि किस पर्पस के लिए निकाल के रख रहे हो तो वो क्या है, प्रोविजन, और जब आपको पर्पस ही नहीं पता तो रिजर्व। इट इज क्रिएटेड टू कंपनसेट फॉर अ पर्टिकुलर लॉस, मतलब जैसे मान लो कि मैंने एक फंड बनाया और उसमें लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो देखो मैंने किसके लिए लिखा, वर्कर के लिए लिखा, मतलब पैसा जो है वो वर्कर के लिए रखा है। अगर मान लो इन फ्यूचर कभी एक्सीडेंट हो जाता है और वर्कर को पैसे देने पड़े तो उस फंड में से मैं पैसा निकाल के वर्कर को दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, इट इज क्रिएटेड टू कंपनसेट फॉर अ पर्टिकुलर लॉस। ये जनरल लॉस के लिए होता है। इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द लिक्विड रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जमा करके रखते हो और इन फ्यूचर अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो, या इन फ्यूचर कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया जिसको आपको टैकल करना है, तो फिर वहां पे कौन सा फंड काम आता है, रिजर्व काम आता है। प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट लॉस अकाउंट और रिजर्व इज रिटर्न ऑन द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, या आप इसे लिखो, कहां लिखना है, बैलेंस शीट के किस साइड में, ये लिख लेना, बैलेंस शीट के किस तरफ, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटीज में हमेशा लिखा जाता है, किस साइड में लिखा जाता है, लाइबिलिटी साइड में। देखिए ये प्रेजेंट कहां किया जाता है, बैलेंस शीट। इट इज आइदर सीन ऑन एसेट साइड बाय द डिडक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट्स, ये बच्चे एसेट्स में से घटा के लिखा जाता है बैलेंस शीट में, जैसे प्रोविजन फॉर फुल डेब्ट। और इट इज सीन अंडर द हेडिंग द रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द लाइबिलिटी, और ये किसकी साइड में लिखा होता है, लाइबिलिटी साइड में। Which क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी एज लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इसको बनाना कंपलसरी है। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट कंपलसरी एज पर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इसको बनाना कंपलसरी नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज बाय द ऑनर, इसको इस फंड को ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए या डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, और इट मे बी यूज बाय द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। ये नहीं पढ़ना आपको, ये आपका सिलेबस में नहीं है। okay, अब अगला बच्चे टॉपिक आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा एरर कितने तरीके का है, एरर में सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का कोई एंट्री करने से भूल जाना, तो सीधी एंट्री कर दो, उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। कंपनसेटिंग एरर है व्हेन द नेट इफेक्ट टू और मोर एरर रिजल्ट इन नील, मतलब आपने गलती इस तरह से की कि दोनों का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, नील हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। अगला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने किसी चीज को गलत समझ लिया, था कुछ और समझ लिया आपने कुछ और, तो उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। देखो, एडिशन टू मशीनरी वाज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर, मैंने मशीन का एक पार्ट खरीद के मशीन में लिखा और मैंने उसको लिख दिया एंट्री में रिपेयर। देखो, रिपेयरिंग जो होती है वो मेंटेनेंस का होता है, और एडिशनल अगर मैं कोई मशीन लगा रहा हूं तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया या कैपिटल को रिवेन्यू समझ लिया, तो इसको कौन सा एरर कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपने बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स में ही क्या कर दी, गलती कर दी। पोस्टिंग अगर आप गलत अकाउंट में कर दोगे तो ये भी एक एरर है, ठीक है।